गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा किसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, वो क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। हमने सारे ग्लैंड्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो ज्यादा मात्रा में सिक्रीशंस कर रहे हो या कम मात्रा में सिक्रीशंस कर रहे हो, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अभी हम बात करेंगे जो एक ऑर्गन भी मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, क्या, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है, उसके फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पे भी एक डिसऑर्डर या बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उसको आप क्या बोलते हो, डायबिटीज मेलाइटस। सारे नाम से सब लोग जानते हो आप लोग, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। ये एक ऐसी क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाता है, शुगर लेवल। अरे शुगर लेवल उसकी ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है। और वो बढ़ा क्यों, अगर पेंक्रियाज के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, पेंक्रियाज में कुछ डेफिशिएंसी आ गई हो, उसने अपना काम करना बंद कर दिया हो, वहां से निकलने वाले हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम आ गई हो, ये सारे मिलके कारण क्या कोज करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। क्योंकि ग्लूकोज और शुगर को हमारे ब्लड से हमारे सेल और टिश्यू के पास पहुंचाने का काम किसका होता है, इंसुलिन का। अगर यहाँ पे आपसे सिंपल भाषा में बात की जाए कि अगर डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि डायबिटीज मेलाइटिस एक्चुअल में होती क्या है। यहाँ पे हम इस डायबिटीज मेलाइटिस की बात करेंगे तो पहले आपको देखना है किसके बारे में, पेंक्रियाज के बारे में। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। समझ में आया, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। कौन, पेंक्रियाज। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है ग्लूकागोन, दूसरा क्या होता है, इंसुलिन, और थर्ड वन हार्मोन कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अरे इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। ये 3 हार्मोन किसके द्वारा निकल रहे हैं, पेंक्रियाज के द्वारा। अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो डायबिटीज जो बीमारी होगी वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, इंसुलिन की वजह से। अगर पेंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, या फिर इंसुलिन तो बन रहा है, उसने काम करना पेंक्रियाज ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, उसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे, डायबिटीज मेलाइटस। क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे, अगर यहाँ पे बात की जाए कि इंसुलिन काम कैसे करता है, ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है ना, उस ग्लूकोज को लेके जाता है अपने साथ, और कहाँ पे डाल देगा, लीवर के पास, और हमारे जितनी भी बॉडी सेल्स होती है उनके पास। समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करेगा, अपने साथ बांधेगा, और कहाँ लेके जाएगा, लीवर में। तो वो स्टोर करके रख देता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। डाइसैकेराइड जिसको आप बोलते हो, उसकी फॉर्म में वो कन्वर्ट करके कहाँ पहुंचा देगा, लीवर में। बाकी जितनी हमारी सेल्स को जरूरत रहती है, इंसुलिन ही अपने साथ बांधता है और हमारे बॉडी ऑर्गन को पहुंचाता है। कौन, ग्लूकोज को। ये ग्लूकोज क्यों पहुंचाया जा रहा है, आपको भी पता है। जब आप सुबह उठते हो तो इतना आलसीपन रहता है, जब तक 1 कप चाय का ना मिले आप बेड से नहीं उठते हो। समझ में आई ये चीज, क्यों, क्योंकि जब हमारी बॉडी में एनर्जी जाएगी, वो एनर्जी लेके कौन जा रहा है, फीकी चाय थोड़ी ना पीते हो भाई, चीनी डाल के ही पीते हो, उसमें आप शक्कर एक्स्ट्रा ऐड करवाते हो, करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि जितना ज्यादा मीठा हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी को इतना ही एनर्जी पावर मिलेगा। तो अगर हमारे सेल के, हमारी बॉडी के टिश्यू या कोशिकाएं या जो भी ऑर्गन या अंग होते हैं, अगर उनका अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करवाना जारी रखना है, तो उनको क्या चाहिए खाने में, ग्लूकोज, शुगर चाहिए। और वो शुगर कौन लेके जाएगा, इंसुलिन लेके जाएगा।
तो यहाँ पे इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रख रहा है ब्लड के अंदर। अब डायबिटीज क्यों हुआ? अगर या तो इंसुलिन मात्रा में कम बना हो या बिल्कुल बना ही नहीं हो, क्या बिल्कुल भी नहीं बना हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज कहाँ रह गया? ब्लड के अंदर ही रह गया है। कहाँ नहीं जाएगा वो? बॉडी के पास नहीं जा पाएगा, हमारी टिश्यूज के पास नहीं जा पाएगा। कहाँ पे रह जाएगा? ब्लड के अंदर। क्यों? इसको अपने साथ बांधने वाला जो इंसान था इंसुलिन, वो नहीं है, तो ये ब्लड के अंदर ही घूमता रहेगा और इसका लेवल दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। यही कंडीशन क्या कहलाती है? डायबिटीज मेलाइटस। इज दैट क्लियर कि डायबिटीज मेलाइटस आप किसको बोलते हो? यहां इसके डेफिनेशन की बात करोगे आप तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है? एक ऐसी प्रोग्रेसिव डिजीज है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लगातार जो आपकी पाचन तंत्र से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जिसके दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य की तुलना में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य कितना होता है? ध्यान से देखना, सामान्य ब्लड ग्लूकोज होता है 70 से लेके 110 mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है। अब अगर ये 110 से ज्यादा होने लग जाए, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? डायबिटीज मेलाइटस। यह डिजीज मुख्य रूप से शरीर में पेंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं, पेंक्रियाज में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो जो बीटा कोशिकाएं होती है उन्हीं से इंसुलिन निकलता है, उनके द्वारा सिक्रेट होने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। क्या? यह डिजीज मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो पेंक्रियाज है, अग्नाशय है, उसके अंदर एक सेल पाई जाती है बीटा सेल, उससे निकलता है इंसुलिन। अब अगर वो कम मात्रा में निकलेगा तो वो क्या कंडीशन कॉज करवाएगा? डायबिटीज मेलाइटस। कई बार इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त होने पर भी, भाई एक लाइन में क्या लिखा है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, दूसरी में क्या लिखा है कि मात्रा तो पर्याप्त है, बट हमारे शरीर की सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाती है। अरे रेजिस्टेंस शो हो जाता है। हमारी शरीर की जो सेल्स होती हैं वो क्या करते? इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस शो कर लेती है और वो इंसुलिन को काम नहीं करने देती। समझ में आया? उसका उपयोग नहीं कर पाती है, जिनकी वजह से भी ये डिजीज हो जाती है। पूरी की पूरी डेफिनेशन में एक ही बात लिखी हुई है, हमारे शरीर के अंदर पेंक्रियाज की एक सेल बीटा सेल, वहां से निकलेगा इंसुलिन। अब इंसुलिन वहां से निकल गया, काम कर गया, तब तो डायबिटीज भी नहीं है। अब यहाँ पे सिचुएशन डायबिटीज के पढ़ो, हमारे शरीर में पेंक्रियाज के अंदर क्या? बीटा सेल। उन बीटा सेल ने एक टाइम पे तो ऐसा आया कि इंसुलिन बनाया ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा के अंदर बनाया। अब अगर कम मात्रा में बनाया तो प्रॉपर ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, नहीं बंट पाएगा हमारी कोशिकाओं को। दूसरा, उसने पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना तो दिया, बट जो हमारी बॉडी की जो दूसरी सेल्स थी उन्होंने रेजिस्टेंस शो कर दिया। कैसे? कि उन्होंने जो इंसुलिन बना था उस इंसुलिन को क्या कर दिया? अप्रभावी कर दिया, कि अब वो इंसुलिन बन तो गया बट काम नहीं कर पाएगा। दोनों ही सिचुएशन क्या करेंगी? बीमारी का कारण बनेंगी। समझ में आया? डायबिटीज मेलाइटस, ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन के रेजिस्टेंस पावर के कारण। समझ में आया? डायबिटीज में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने के कारण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। कई बार कार्बोहाइड्रेट का तो हो जाता है,
प्रोटीन और फैट का नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कई बार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हो जाता है, फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। तो ये क्या होती है, इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो रोगी में क्या बन जाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब ग्लूकोज का लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज, क्या इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। समझ में आया? ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डायबिटीज मेलाइटस मुख्यतः 3 तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और जेस्टेशनल। अगर आपको याद हो तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। यहां हम 2 की बातें करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी की। नाम तो मैंने वहां पे भी बताया आप लोगों को, थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने वहां पे भी की है कि प्राइमरी डायबिटीज कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है और टर्सरी कौन सा होता है, जेस्टेशनल। प्राइमरी के अंदर देखेंगे तो इसको बोलते हैं IDDM, इसको बोलते हैं NIDDM। अरे नाम तो सुना ही होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, इसलिए हम इसमें इंसुलिन थेरेपी ही देते हैं। समझ में आया? जो टाइप फर्स्ट है इसमें इंसुलिन नहीं बनता है, नहीं बनेगा। अब इंसुलिन की तो कमी हो गई, पूरी तरीके से अब नहीं बन पा रहा है, तो वहां पे हम बाहर से उसको इंसुलिन थेरेपी देंगे। दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और सेकेंडरी डायबिटीज। अब नॉन लग गया तो मतलब इंसुलिन की तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना इंसुलिन बन रहा है, मतलब थोड़ा बहुत बन रहा है हमारे शरीर में, जो क्या करता है, एक आधी चीजों का क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और बाकी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओरल मेडिसिन, अरे मुंह के द्वारा मेडिसिन देके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एजेंट या दवाई देंगे जो ग्लूकोज का लेवल कम कर देंगे। समझ में आया? टाइप फर्स्ट में इंसुलिन की ही जरूरत पड़ेगी, और दूसरे में हम डाइट से और ओरल मेडिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये होता है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस। अगर यहाँ हम बात करेंगे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड के अंदर, देखो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है, इसको आप क्या बोलते हो, IDDM, और इसको आप बोलते हो NIDDM। दोनों चीजें समझ में आई, IDDM और NIDDM। अगर यहां पर आप बात करोगे किसकी, यहां मैं आपको बताती हूं कि ये जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है, ये टोटल केसेस का 10 से 20% केस में पाया जाता है। अरे डायबिटीज के टोटल केस में 10 से 20% केस किसके पाए जाते हैं, टाइप फर्स्ट के पाए जाते हैं, जबकि 80 से 90% किसके पाए जाते हैं, टाइप सेकेंड के। समझ में आ रहा है? टाइप फर्स्ट के टोटल केस कितने होते हैं, 10 से 20 ही होते हैं, बाकी 80-90% केस किसके हो जाते हैं, टाइप सेकेंड के। इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, मतलब सीधा दिया रखा है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या जुवेनाइल। अरे ये बच्चों में ज्यादा होती है, कहाँ होती है, बच्चों में ज्यादा होती है। कौन सी, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। इज दैट क्लियर? कि फर्स्ट टाइप को आप क्या बोलते हो, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। ये दोनों ही नाम किसके हैं, टाइप फर्स्ट के। और किन में ज्यादा होता है,
बच्चों में ज्यादा होता है। इसे आप नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, और ये एडल्ट के अंदर ज्यादा होता है, मतलब हमारे अंदर ज्यादा होता है। समझ में 18 साल के बाद में ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इज दैट क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आई कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कौन सा होता है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी शुरुआत प्राय 35 से 40 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। अरे सीधी सी बात है, यहाँ इतनी उम्र जाएगी नहीं, 18 साल से पहले ही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है ये। इसकी शुरुआत 40 उम्र के बाद होती है, मतलब ये 18 साल के बाद में एडल्ट में ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत तेजी से होती है और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। अरे IDDM है, टाइप फर्स्ट है, वो बहुत ही तेजी से हो जाता है, फैल बड़ा मतलब सीवियर फॉर्म में बदल जाता है, पर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। इसके 20% से भी कम केस में फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, और इसमें फैमिली हिस्ट्री के कारण क्या है, 60% केस पाए जाते हैं। अरे जो टाइप फर्स्ट है, अगर उसमें कोज की बात की जाए तो 20% चांस होते हैं फैमिली हिस्ट्री के। मान लो उसकी फैमिली में किसी को डायबिटीज था, तो उसको 20% चांसेस है कि वो आने वाली जनरेशन में भी डायबिटीज कर सकता है, और ये 60% कारण बन सकता है। किसका? टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस का। ये ब्लड इंसुलिन लेवल सामान्य की तुलना में इसमें थोड़ा कम मिलेगा, और इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें ऑनसेट के समय व्यक्ति का बॉडी वेट नॉर्मल होता है, नॉर्मल रेंज में ही रहता है, बट यहाँ पे इसके अंदर बॉडी वेट क्या हो जाएगा, टाइप सेकेंड के अंदर बढ़ जाएगा। आइसोलेट्स एंटीबॉडीज, अरे जो पेंक्रियाज होती है, पेंक्रियाज के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। इंसुलिन थेरेपी इसमें जरूरत होती है, और सेकंड में इंसुलिन थेरेपी की जरूरत नहीं है। हम डाइट से, आहार से और खान पान से और जो ओरल दवाइयां लेंगे, मुंह से जो दवाई लेंगे, उनसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बट यहाँ इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। ये एमाइलोइडोसिस इनफ्रीक्वेंट होता है और इसके अंदर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है। एक अदर दूसरी बीमारी है जो इसके अंदर देखने को मिल सकती है फ्रीक्वेंटली और मोस्ट कॉमनली उसमें मिलती है। क्लिनिकल मैनेजमेंट, इंसुलिन थेरेपी देते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन और रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ हम क्या देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, मतलब मुंह से देने वाली दवाइयां, डाइट, एक्सरसाइज और वजन को कम करने वाली चीजें, ये सारा हम मैनेजमेंट टाइप सेकंड के अंदर करते हैं। यहाँ वेट लॉस होता है, यहाँ वेट लॉस नहीं होता, वेट बढ़ा हुआ रहता है। इसमें पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, फैटीग, वीकनेस आदि क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, और इसके क्लिनिकल फीचर्स कम सीवियर होते हैं। समझ में आ रहा है? अरे टाइप फर्स्ट के अंदर 3P साइन होते हैं। पॉलीयूरिया, यूरिन ज्यादा आएगा, पॉलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया, भूख ज्यादा लगेगी, आलसीपन रहेगा। समझ में आ रहा है? लिथार्जिक कंडीशन के अंदर रहेगा। ये सारे के सारे लक्षण है वो टाइप फर्स्ट में आते हैं, जबकि टाइप सेकंड के अंदर इतने सीवियर लक्षण देखने को नहीं मिलते। ये कुछ एक सामान्य सा एक डिफरेंस था, अंतर था दोनों के अंदर कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से मैनेजमेंट, कितना इनका ड्यूरेशन होता है, कितना सीवियर होता है, किसमें किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, ये सारा हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर क्या पढ़ लिया, अंतर पढ़ लिया। यहां अगर हम नेक्स्ट वन बात करेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ अगर हम कारण की बात करेंगे तो जो पहला कारण है वो क्या है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस का। एग्जैक्ट कॉज तो क्या है, हमें अननोन है। क्या है एग्जैक्ट कॉज?
अननोन है, एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है कि भाई किसकी वजह से हो रहा है। इज दैट क्लियर? एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं है, वो क्या है, अननोन है। पॉसिबल कॉज है वो हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। अरे अगर दो बच्चे जुड़वा पैदा हो रहे हो तो दूसरे बच्चे में इसके होने की संभावना 50% होती है। यदि दो जुड़वा बच्चे हो रहे हैं तो उनमें से जो दूसरा बच्चा पैदा होगा उसमें 50% चांसेस होते हैं किसके, डायबिटीज होने के। कुछ वायरस भी हैं, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गई। ऐसे वायरस हैं जो क्या करवा सकते हैं, डायबिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। 100% नहीं, मे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऑटो इम्यूनिटी मतलब स्व प्रतिरोधक क्षमता भी डायबिटीज का कारण बनती है। ओबेसिटी मोटापा भी कारण बनता है, और अगर जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो तो भी ये कारण हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, भाई फैमिली हिस्ट्री वगैरह हो तो ये सारी चीजें। ओवर ईटिंग ज्यादा खाना खाते हो, एक्सरसाइज कम करते हो, अल्कोहल ज्यादा लेते हो, और अगर आप फैट वसा ज्यादा लेते हो, तेलीय पदार्थ ज्यादा खाते हो, घी से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हो, तो उनमें भी ये कारण क्या हो सकते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के हो सकते हैं। कुछ अदर कॉजेज है, जैसे कि मान लो पेंक्रियाज में क्या हो गया, संक्रमण हो गया, पेंक्रियाज में क्या हो गया, कैंसर हो गया, पेंक्रियाज को रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है, पेंक्रियाज के अंदर फाइबर बन गए हैं, अरे वो जो छोटी छोटी गांठें बन जाती है पेंक्रियाज में। कुशिंग सिंड्रोम याद है, कुशिंग सिंड्रोम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो मैंने बताया था ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम करेगा, कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज होता है, पता है सबको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का लेवल क्या होता है इसमें, इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होगा तो ये ग्लूकोज को भी बढ़ाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल अगर इसमें बढ़ेगा तो भी डिजीज कंडीशन हो सकती है, क्या, डायबिटीज। अगर थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो यही तो हो गए, अगर इनका सिक्रीशन ज्यादा होने लग जाए, हाइपर सिक्री ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा होगा तो भी ये क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है। ये ऐसे हार्मोन है इधर, ये तीनों बीमारियां जो क्या करती है, इंसुलिन के अगेंस्ट, उसके विपरीत काम करती है। भाई इंसुलिन तो काम क्या करता है, ग्लूकोज कम करवाना, बट ये तीनों ऐसी हैं इसके विपरीत काम करेंगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ये ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? कि फैमिली हिस्ट्री हो गया, मोटापा ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, एक्सरसाइज कम कर रहे हो, खाना ज्यादा खा रहे हो, तेलीय पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहे हो। अगर दो जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें एक बच्चे के अंदर संभावना हो सकती है 50%, नॉट 100%, सिर्फ 50% चांस हो सकते हैं डायबिटीज के। बाकी फैमिली हिस्ट्री भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। और भी अदर ऐसी बीमारियां हैं पेंक्रियाज की, थायराइड ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड की, जिनकी वजह से ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे शरीर में बढ़ सकता है और क्या कॉज कर सकता है, डायबिटीज। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्लिनिकल लक्षणों की, किनकी बात करेंगे, क्लिनिकल लक्षण किसके, डायबिटीज मेलाइटस के। किसके लक्षणों की बात करेंगे हम लोग, डायबिटीज मेलाइटस के। डायबिटीज के क्लासिकल सिम्टम में क्या आता है, 3P साइन आता है, बताया हुआ है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ये तीनों के तीनों क्लासिकल साइन है जिनमें P आता है स्टार्टिंग में। पॉलीयूरिया में क्या होता है, यूरिन ज्यादा आता है, पॉलीडिप्सिया में प्यास ज्यादा लगती है और पॉलीफेजिया में भूख भी ज्यादा लगती है। ये तीन सिम्टम्स तो इसके होंगे ही होंगे।
बाकी कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे वजन कम हो जाएगा, थकान रहेगी, आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देगा, कमजोरी आ जाएगी, शरीर में पैरास्थेसिया का मतलब होता है शरीर में सुन्नपन आ जाना। क्या? सुन्नपन आ जाना। कहाँ पे? शरीर में। हमारे शरीर में क्या हो जाती है? एकदम से सुन्नपन आ जाती है, अरे नंबनेस आ जाती है। चक्कर आना, अगर कोई घाव हो गया तो उसका बहुत देरी से भरना। पहली बात तो घाव होने ही नहीं देना है डायबिटीज वाले में, बट अगर हो गया है तो वो बहुत मुश्किल से वहां पे भरेगा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन फैलता जाएगा, इसलिए फैलता जाएगा कि बैक्टीरिया वहां पे मेहमान बन के बैठे हुए हैं। अब वो मेहमान, अगर भाई उनकी मेहमान नवाजी अच्छी रहेगी, भाई उनको खाना पीना अच्छा मिलेगा, तो वो क्यों जाएंगे उस घर को छोड़ के? तो जब उनको खाने पीने में अच्छी चीज शुगर मिल रही है फ्री के अंदर, तो वो उस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे और उस घर के अंदर घाव ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। हमारे घर में मेहमान आए हैं भाई, अगर उन मेहमानों की हम मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं तो वो एक दिन के बजाय 4 दिन रुक जाते हैं। समझ में आ रहा है? और वहीं अगर हम उनको इग्नोर करें, उनकी खातिरदारी अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दिन तो क्या 1 घंटे में ही निकल जाएंगे। वही यहाँ पे है, अगर वो बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो संक्रमण ज्यादा नहीं फैलाएंगे। बट अगर उनको वो खाना मिल रहा है, खाना मिलेगा क्या? शुगर, खाना खाते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते बढ़ते संक्रमण इतना ज्यादा फैल जाता है कि घाव वहां पे ठीक नहीं हो पाता। इज दैट क्लियर? इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर कभी भी उसको ये नहीं कहा, आप ये बोलते हो आप नंगे पैर मत चलो। क्लॉथ जो होते हैं ना, वूलन, वैसे बोलते हैं ना कि कॉटन वाले जो कपड़े वाले शूज होते हैं, उसको ये बोला जाता है आप कपड़े वाले शूज पहन के रखो। अदरवाइज अगर आपको कोई चोट लग गई ना, तो वो चोट ठीक नहीं हो पाएगी। स्किन इन्फेक्शन इसमें बहुत हो सकते हैं, और वेजाइनल इन्फेक्शन तो होगा ही, क्योंकि यूरिन के साथ में क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा, और वहां पे वो बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर क्या कर देंगे? संक्रमण पैदा कर देंगे। ये सारे क्या होते हैं? डायबिटीज के क्लिनिकल लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करेंगे डायग्नोसिस की, भाई आप पता कैसे करोगे? रोगी को निम्न आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे रोगी में मौजूद क्लिनिकल फीचर्स, अगर लक्षणों के आधार पर हमने उनको डायग्नोज कर लिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज चेक कर लिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल चेक कर लिया। अब इसमें 2 तरीके से होता है, एक होता है फास्टिंग और एक होता है पोस्ट पेरेंडियल। अरे फास्टिंग का मतलब होता है कुछ बिना खाए ही ग्लूकोज का लेवल चेक करवाना, और एक होता है खाना खाने के बाद में ग्लूकोज का लेवल। दोनों में अलग अलग मिलेगा। अगर फास्टिंग में आपको ग्लूकोज का लेवल कितना मिल रहा है? 70 से 110, ये तो नॉर्मल है, बट अगर 125 आ गया तो ये इंडिकेट करेगा कि डायबिटीज है। पोस्ट पेरेंडियल में अगर 140 से ज्यादा मिलने लग जाए, समझ में आ रहा है? अरे खाना खाने के बाद अगर 140 mg से ज्यादा मिलने लग गया, 180 चला गया या 200 mg चला गया हो, तो वो इंडिकेट करेगा कि इसको क्या है? डायबिटीज। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद में, और फास्टिंग में होता है खाली पेट। खाली पेट 125 से ज्यादा हो गया, 125 आ गया, 125 से ज्यादा हो गया तो क्या है? डायबिटीज है। और खाना खाने के बाद 140, 160, 180 या 200 के पार चला गया, मतलब 140 से ऊपर ही जाना चाहिए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? डायबिटीज मेलाइटस। अरे और अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद चेक करोगे तो नहीं है। आपको पता है 2-3 घंटे लगते हैं खाने का पाचन क्रिया पूरी होने में। 2-3 घंटे बाद इसका लेवल बढ़ेगा। आपने खाना खाया 5 मिनट जाके बाद में आप क्या करवा रहे हो? टेस्ट करवा रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मली मिलेगा, क्योंकि खाने का पाचन 2-3 घंटे का टाइम लगता है, तब जाके उसका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा। समझ में आ रहा है? 200 mg से 200 mg भी अगर मिल रहा है यहाँ पे खाना खाने के 2-3 घंटे बाद में, तो इंडिकेट करेगा डायबिटीज को। और वहां पे आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी तक,
और फिर आप वहां जाके चेक करवा रहे हो, और अगर वो 125 मिल रहा है शुगर, तो इंडिकेट करेगा डायबिटीज को। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम लोग चेक कर सकते हैं मुंह के द्वारा। टेस्टिंग यूरिन फॉर कीटोन, यूरिन को एग्जामिनेशन करते हैं, अगर कीटोन बॉडीज आपको मिल रही है, कीटोन बॉडीज इसलिए मिलेंगी क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। अब एनर्जी तो ग्लूकोज दे ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्लूकोज तो पहुंच ही नहीं रहा है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? शरीर में जो जमा की हुई फैट है ना, उसको तोड़ेगी। उसको जब तोड़ेगी तो वहां से वो कीटोन बॉडीज बनेंगे, क्योंकि भाई एनर्जी की उसको जरूरत पड़ रही है शरीर को, तो जिसका पहुंचाने का काम था वो तो पहुंच नहीं रहा है। अब हमारे अंदर जो जमा की हुई फैट थी, वसा थी, उसको तोड़ा जाएगा शरीर की सेल्स के द्वारा। जब वो तोड़ेंगी, टूटेंगी और उसको यूज में लेंगी, तो वहां कीटोन बॉडीज बन जाएंगे। और अगर वो कीटोन बॉडीज यूरिन में मिल रही है, तो भी इसका मतलब होता है कि उसको डायबिटीज है। समझ में आ रहा है? अरे फैट जब टूटती है, जमा की हुई फैट, तो वहां से कीटोन बनते हैं, कीटोन बॉडीज बनते हैं हमारे शरीर के अंदर। और वो कीटोन्स कहाँ मिलेंगे? हमें यूरिन के साथ देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? वो इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज उनको फ्यूल का मतलब जानते हो ना, एनर्जी, पावर नहीं दे रहा है। तो वो एनर्जी और पावर लेने के लिए जो पहले जमा की हुई थी ना, घी वगैरह, प्रोटीन, वो फैट वगैरह जो हमारे शरीर में पहले जमा किए हुए थे, अब वो टूटेंगी, और वो टूटेंगी तो वहां से कीटोन बॉडीज बनेंगे। समझ में आया? और वो कीटोन बॉडीज हम किस में चेक करेंगे? यूरिन के अंदर। यूरिन फॉर कीटोन। नेक्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। हमें ये क्या करते हैं? HbA1c, ये 3 महीने पहले का, 3 महीने पहले का डायबिटीज, पहले का एग्जामिनेशन किया जाता है। अरे ये टेस्ट ये बताता है कि इस इंसान को, अगर इसके अंदर आपने टेस्ट किया, ये एग्जामिनेशन किया आपने हीमोग्लोबिन वाला ब्लड के अंदर, तो अगर इसमें आपको ग्लूकोज के लेवल मिलने लग गए ज्यादा, तो वो आपको बताएगा कि ये बंदा ऑलरेडी पिछले 3 महीने से डायबिटीज से सफर कर रहा है। ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम का बताएंगी, जबकि ये पास्ट का बताएगा। अरे ये प्रेजेंट टाइम का बता रही है कि डायबिटीज है, बट ये पास्ट का बताएगा कि पिछले 3 महीने का भी रिजल्ट दे देता है। कौन? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c। ये एक ऐसा टेस्ट है जो पीछे के 3 महीने का ग्लूकोज लेवल आपको बताएगा। इज दैट क्लियर? अगर इसमें ग्लूकोज का लेवल आपको परसेंट में मिलेगा, एक होता है जैसे 5.7, 6.4, 6.5, ये परसेंटेज होते हैं ग्लूकोज के। अगर ये इतना लेवल मिल रहा है, तब तो क्या है? डायबिटीज नहीं है। अगर इतना लेवल मिल रहा है तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज की पहली स्टेज है। और अगर ये इतने से ज्यादा मिल रहा है तो डायबिटीज उसको 100% है, सेकेंडरी डायबिटीज उसके अंदर देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल लेवल है, यहां तक था हो गया तो। बट अगर 6.4% मिल रहा है तो प्री डायबिटिक, अगर 6.5 और उससे ज्यादा मिल रहा है तो इंडिकेट करेगा ऑलरेडी डायबिटीज उसके अंदर है। ये शुरुआती डायबिटीज को बताता है और ये आगे की डायबिटीज को बताता है, और ये नॉर्मल है कि यहाँ कोई डायबिटीज नहीं है। ये तीनों रीडिंग कब बताती है? पीछे के 3 महीने की रीडिंग बताती है। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट का नहीं। अगर पीछे से डायबिटीज है तो मतलब इस टाइम पे तो होनी है उसको डायबिटीज। ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम का डाटा देती है। ये वाली पीछे के 90 दिन का, पीछे के 3 महीने का रिकॉर्ड बताती है इस बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। समझ में आया? ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसमें? डायबिटीज के अंदर। अगर यहाँ हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट डायबिटीज का 2-3 तरीके से होता है। पहला तो क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको डाइट देते हैं, आहार देते हैं।
दूसरा आहार के साथ में हम उसको क्या करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक देते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं। क्या देते हैं उसको, इंसुलिन थेरेपी। ये 3 तरीके का हम लोग क्या करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है, ये 3 तरीके का मैनेजमेंट उस इंसान का किया जाएगा जिसको डायबिटीज है। पहले तो सिर्फ डाइट दो, मतलब उसको मीठा खाने से अवॉइड करना है, चाहे चॉकलेट हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर शुगर हो वो उसको नहीं देनी है। समझ में आ रहा है। ऐसे फ्रूट्स दो जो सिट्रिक एसिड उसके अंदर ज्यादा हो, वो आप उनको खिलाओ। अरे खट्टे फल खिला सकते हो आप उसको। और ऐसी डाइट दो जिसके अंदर क्या हो, शुगर नहीं हो। समझ में आ रहा है। तो ये तो हम इसके डाइट में शामिल करेंगे। दूसरा, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट दिए जाएंगे जो क्या करेंगे, ग्लूकोज का लेवल कम करेंगे। तीसरी, इंसुलिन थेरेपी देंगे जो ये भी क्या करेगी, ग्लूकोज का लेवल कम करेगी। अगर यहाँ हम बात करें तो डाइट तो हमने दे दी, अभी क्या है दूसरा, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ये एजेंट क्या करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक मेडिसिन डायबिटीज मेलाइटस सेकंड के पेशेंट में काफी प्रभावी होती है। अरे टाइप फर्स्ट ऐसा डायबिटीज था जिसमें थोड़ा बहुत इंसुलिन बन रहा था ना, इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ मेडिसिन से ही क्या कर सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जो टाइप सेकंड होता है उसी में इन दवाइयों की जरूरत पड़ती, ज्यादा प्रभावी इन्हीं में होती है। क्योंकि ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट को यूज में लेते हैं। पहली क्या है, सल्फोनील यूरिया। सल्फोनील यूरिया के अंदर आती है टोलाजेमाइड, एसिटोहेक्सामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड और टोलब्यूटामाइड। ये 4 तरह की फर्स्ट जनरेशन सल्फोनील यूरिया ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है जो क्या करेंगी, ग्लूकोज का लेवल कम करेंगी। क्या करेंगी, ग्लूकोज का लेवल कम करेंगी। समझ में आया। सेकेंड लाइन ड्रग्स आती हैं ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड और ग्लाइनेज प्रेस टैबलेट। ये 3 तरीके की दवाई है, वो भी ग्लूकोज का लेवल कम करेंगी। नॉन सल्फोनिल यूरिया टाइप की जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट होती है वो होती है बाइक्वेनाइड, जिसमें मेटफॉर्मिन होता है, प्रीकोज होता है, रोजीग्लिट्राजोन होता है और टोरग्लिट्राजोन होता है। ये 4 दवाइयां हैं जो क्या करती है, ये भी ग्लूकोज का लेवल कम करती है। अरे काम तो इनका एक ही है, बस इनके साल्ट और ग्रुप अलग अलग दे दिए। समझ में आ रहा है, साल्ट और ग्रुप अलग अलग दे दिए, बाकी काम सारे ही एक ही करेंगे। क्या करेंगे, ग्लूकोज का लेवल कम करेंगे। और कौन से टाइप में हम इसको यूज करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया आप लोगों को, इंसुलिन की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तीसरा मैनेजमेंट करेंगे हम लोग, क्या, इंसुलिन थेरेपी। क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी। थर्ड वन मैनेजमेंट। अब इस इंसुलिन थेरेपी में अलग अलग इंसुलिन आती है। पहली है शॉर्ट एक्टिंग। अरे इसका एक्शन क्या होता है, आधे से 1 घंटे में शुरू हो जाता है और 2-3 घंटे पे पीक हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये अपना क्या करती है, एक्शन लेके आ जाती है। 1 घंटे में इसका एक्शन शुरू हो जाता है और 2-3 घंटे के अंदर तो ये इतना लेवल बढ़ा देंगी कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ये इंसुलिन है। अरे इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं हम इनको। कैसे देते हैं, इंजेक्शन के रूप में देते हैं। समझ में आया। मोस्टली सबक्यूटेनियस दी जाती है और आईवी, 2 रूट से दी जाती है। सबक्यूटेनियसली भी देते हैं और आईवी रूट से भी देते हैं। तो जो पहली इंसुलिन का टाइप है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका ये ह्यूमिलिन रेगुलर एग्जाम्पल हो गया, ये इंसुलिन का नाम है और ये इंसुलिन का टाइप है। इसका एक्शन कितनी देर में होता है, 1 घंटे में शुरू हो जाता है और 2-3 घंटे में तो ये पीक पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। दूसरा आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग।
दूसरा जो टाइप है इंसुलिन का इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें दो आते हैं, एच लेंटे और एच एनपीएच। अरे ह्यूमिलिन लेंटे और ह्यूमिलिन एनपीएच, इनका एक्शन 3-4 घंटे में तो शुरू होता है और 4 से 10 घंटे में पीक पर पहुंचता है, मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है। लॉन्ग एक्टिंग ह्यूमिलिन अल्ट्रालेंटे, एक्शन 6 से 10 घंटे में तो शुरू होगा। अरे दवाई देने के बाद में ये काम कब करना शुरू करेंगी? 6 से 10 घंटे में। तो इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है? फर्स्ट वन, क्योंकि ये आधे घंटे में काम करना स्टार्ट कर देती है। अभी 6 से 10 घंटे में तो शुरू करेगी और 12 से 16 घंटे में जाके पीक लेवल पे पहुंच पाएंगी। लास्ट में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका भी एक्शन इमीडिएटली प्रारंभ हो जाता है और 1.5 घंटे में ही क्या हो जाता है? पीक लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये दो तरीके की जल्दी काम करती है, कौन कौन सी? फर्स्ट वन रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग, दूसरी रैपिड एक्टिंग। ये इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग, इनका टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा तो लॉन्ग एक्टिंग का रहे, नाम पर ही निर्भर करता है, इनके डिपेंड है कि कौन सी दवाई कितनी देर में काम करेगी। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? डायबिटीज का एक्शन, डायबिटीज के इंसुलिन के ऊपर, जो इंसुलिन जो काम करता है कितनी देर में तो शुरू होता है, कितनी देर में ये पीक लेवल पे पहुंच जाता है। ये सारे क्या हो गए? इंसुलिन के टाइप। और ये मोस्टली हम लोग किस में यूज करते हैं? टाइप फर्स्ट डायबिटीज में। किसमें? टाइप फर्स्ट डायबिटीज में हम इसको यूज करते हैं। समझ में आया? जो डायबिटीज का पहला टाइप है IDDM, उसमें हम इंसुलिन का यूज करते हैं, और जो उससे पहले दवाइयों के बारे में बताया था वो टाइप सेकंड में यूज की जाती है। इज दैट क्लियर? डायबिटीज का जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो क्या है? कॉम्प्लिकेशन। अरे डायबिटीज की वजह से हमारे शरीर में कुछ दूसरी बीमारियां भी पैदा हो सकती है। अब अगर ग्लूकोज हमारे टिश्यू के पास नहीं जा रहा है ना, हमारी कोशिकाओं को नहीं मिल रहा है, तो हमारे शरीर में जगह जगह जमा होने लग जाएगा। अरे जब शुगर हमारी कोशिकाओं को नहीं मिल रहा है, काम में नहीं आ रहा है, तो भाई वो शरीर में इतना ज्यादा हो गया है कि वो अब जमने लग जाएगा। जहां जहां जमेगा तो वहां वहां वो क्या करेगा? कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। पहला है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, बहुत जल्दी होने वाला। तो ये तो हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलार नॉन कीटोनिक डायबिटिक कोमा। ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। कैसे? दवाइयां दी, दवाइयां आपने ज्यादा, भाई इंसुलिन दे दिया, या आपने वो दवाई मेडिसिन है वो ज्यादा दे दी, या इंसुलिन ज्यादा दे दिया, तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम भी हो सकता है। हमारे शरीर में कीटोन बॉडीज टूटने लग जाएंगी, क्योंकि ग्लूकोज काम में नहीं आ रहा है, तो हमारे शरीर में जमा की हुई फैट टूटने लग जाएगी। और शरीर में क्या हो सकता है? ग्लाइसीम ग्लूकोज का लेवल बढ़ भी सकता है, अगर वहां पे हमारे शरीर में वो दवाइयां काम नहीं कर रही है। तो ये तो एक्यूट है। तो ज्यादा जटिलता या कॉम्प्लिकेटेड केस है वो कौन कौन से हैं? क्रोनिक वाले में लंबे टाइम के बाद क्या होगा? रेटाइनोपैथी। अरे जो हमारी आंखें होती है, आंखों की जो रेटाइना है, अंदर वाली परत आंख की, उस पे ग्लूकोज जमना लग जाएगा, और जमेगा तो दिखाई नहीं देगा। आंखों से धुंधलापन दिखने लग जाएगा, और धुंधलापन दिखते दिखते आंखें कई बार क्या हो जाती है? इतनी कमजोर हो जाती हैं कि बाहर सब कुछ अंधेरा सा दिखाई देता है। वो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में समस्या हो जाएगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम के अंदर ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा? जगह जमने लग जाएगा, तो हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। यूरिन है वो फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है? किडनी के पास। तो किडनी के ट्यूबुल्स में क्या हो जाएगा? फिल्टर वाली जगह पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज जमने लग जाएगा, तो फिल्टर मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं बन पाएगी। और डायबिटिक फुट का मतलब ये होता है पैरों में चोट लगने की वजह से पैर जो उसके पैर होते हैं ना, पैरों की अंगुलियां होती है ना, वो नीली पड़ जाती है। समझ में आ रहा है? अरे पैरों के जो अंगुलियां होती है, थंब वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नीले पड़ जाते हैं,
और उनमें घाव बढ़ने लग जाते हैं, स्किन है वो अपने आप टूटने लग जाएगी। समझ में आया? ये सारे के सारे क्या होते हैं? डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। अगर डायबिटीज को शुरुआत में देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी और लंबे टाइम के बाद देखेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये इतना सारा हमने किस में पढ़ा? डायबिटीज के अंदर कि डायबिटीज होता क्या है और कितने टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक होता है जेस्टेशनल, जो हमने प्रेगनेंसी के अंदर ओबीजी में पढ़ लिया। प्राइमरी और सेकेंडरी के दोनों हमने अंतर पढ़ लिए, दोनों का हमने कारण भी पढ़ लिया, लक्षण भी पढ़ लिए, जांच कैसे करते हैं वो भी पढ़ ली। मैनेजमेंट, फर्स्ट वाले में तो हम लोग इंसुलिन देते हैं और सेकंड वाले के अंदर हाइपोग्लाइसीमिक दवाइयां देते हैं, और लास्ट में उन दोनों के क्या देखते हैं हम लोग? कॉम्प्लिकेशन चेक करते हैं कि कौन कौन सी दूसरी बीमारियां इस डायबिटीज की वजह से हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारा था डायबिटीज मेलाइटस। आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना और फिर समझना। बहुत इजी टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी। बाकी की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।